हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का एक नया टॉपिक, जिसमें हम मिश्रणों के जो संगठक है उनको अलग करने के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से दो मिश्रणों को अलग किया जा सकता है, दो मिश्रणों के जो संगठक है उनको अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास में विधि दी गई है वो ये है कि मिश्रणों को पृथक करने के लिए तरीके, जिसमें पहला तरीका है आपके पास में वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम वाष्पीकरण को किस प्रकार के मिश्रण को के संगठनों को अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब किसी मिश्रण की बात कर रहे हैं और हमें उसके अंदर अगर वाष्पीकरण लगाना है, हम चाहते हैं कि उस मिश्रण के संगठनों को पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण वाला तरीका लगवाएं, तो हमारे पास में एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसमें सबसे पहली बात है कि मिश्रण है तो उसके अंदर दो संगठक होंगे। तो उसमें ऐसा होगा कि एक मिश्रण के संगठन का जो क्वथनांक है वो दूसरे की तुलना के अंदर कम हो। जैसे आपके पास में नमक और पानी है, तो आपको पता है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे आपके पास में नमक बच जाता है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण की विधि को आप और कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके पास में ऐसे दो संगठकों का मिश्रण हो कि एक तो द्रव अवस्था में है और दूसरा किस में है, दूसरा आपका ठोस अवस्था में। तो जब आप एक ठोस को द्रव के अंदर घोल देते हो तो उस अवस्था के अंदर भी आप वाष्पीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो वाष्पीकरण की विधि है वो कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। एक तो नमक के विलयन में से नमक और पानी को पृथक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंक में से डाई को पृथक को अलग करने के लिए। अब जो इंक होती है वो आपकी ठोस अवस्था में होती है, जिसको पानी में घुल करके डाई बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में आपको क्या करना है, एक सेटअप करना है। इस सेटअप के अंदर आपके पास में एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ होता है और ऊपर पड़ा होता है आपके पास में एक नया दूसरा वॉच ग्लास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बाथ बोलते हैं। वाटर बाथ में क्या होता है, आप स्टीम के जरिए किसी भी अपने सॉल्यूशन को या फिर जो भी आपके पास में चीज है आप उसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर इस पानी को बर्नर पर रखा हुआ है। आपका होगा जब हमने पानी को बर्नर पर रखा है, नॉर्मल पानी को बर्नर पर रखा है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। ये स्टीम जाकर के किसको पहुंचेगी, यहाँ पर हमने इंक रख रखी है। अब इस स्टीम से क्या होगा, ये इंक गर्म होना शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, डायरेक्ट करेंगे तो हमारी जो इंक है वो जल जाएगी। हमारे जो इंक है ना, जो हमें इंक निकालनी है इसमें से जो ठोस अवस्था में मौजूद है, अगर हम उसको डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए हम इसको वाटर बाथ की मदद से गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इंक भरी हुई है, इस इंक को हम वाटर बाथ की मदद से गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा, वाटर बाथ की मदद से जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो इस इंक के अंदर जो मौजूद पानी है, पानी तो क्या हो जाएगा आपका, पानी तो वाष्प बन जाएगा गर्म करने से। और वाष्प बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ऊपर से, यहाँ से पानी तो वाष्पीकरण हो जाएगा और पीछे जो है आपको आपकी जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पीछे आपको दिख जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम नमक के विलयन को इसी तरीके से वाष्पीकृत करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में से जो नमक निकालने की प्रक्रिया है वो मेनली इवेपोरेशन पे, वाष्पीकरण पर ही निर्भर है। हम क्या करते हैं, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं, उसमें पानी समुद्र का जो पानी है वो डाल देते हैं। फिर सूरज की किरणों द्वारा जो पानी है वो तो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है, वाष्प में परिवर्तित होकर के उड़ जाता है और पीछे जो है नमक रह जाता है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण का इस्तेमाल करके हम किसी मिश्रणों के संगठनों को पृथक कर सकते हैं। पदार्थ करने का एक वाष्पीकरण होना चाहिए, जैसे मिश्रण के दो पृथकों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में जो दो मिश्रण है, उनमें जो दो मिश्रणों के संगठक है उसमें से एक संगठक का वाष्पीकरण होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और चीज को गर्म करने लगे, आप यहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट को गर्म करने लगे जो जल्दी से द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित ना होता हो। ऐसा नहीं लेना है। हम मेनली इसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एक तो इंक में से डाई निकालने के लिए,
और दूसरा नमक को पानी से पृथक करने के लिए। अगला जो हमारा मेथड है वो है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने मिश्रण को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसे एक मशीन जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल करके आप क्या करेंगे, अपने उस मिश्रण को घुमाएंगे। जैसे मान लो यहां पर ये आपका टेस्ट ट्यूब है ना। वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन आपने घर पे किया भी होगा, देखा जब हम दही बिलोते हैं ना, दही को जब हम जब आप दही को बिलोते हो तो क्या होता है, ऊपर ऊपर उसका मक्खन आ जाता है और नीचे जो है, नीचे आपका दही रह जाता है। तो मक्खन क्या होता है, हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो वहां पर भी एक तरीके का आप सेंट्रीफ्यूगेशन ही कर रहे हो, अपकेंद्रीकरण ही कर रहे हो। मिक्सर के अंदर जब हम चीजों को बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घुमाते हैं तो वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोल बर्तन जैसा होता है, इस तरीके से आपके पास में गोल बर्तन जैसा होता है और नीचे इसकी मशीन वगैरह लगी हुई होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं। यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर हम बीच में टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। देखो यहाँ पर इस तरीके से टेस्ट ट्यूब्स को रख दिया जाता है सेंटर में। बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं और उनके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है और इसके ऊपर एक इसको कवर कर दिया जाता है, ऊपर से पूरा सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है, उसको ऊपर से पूरा कवर कर दिया जाता है और बाहर से मशीन द्वारा क्या करा जाता है, इसको पूरा जैसे थाली घूमती है ना, ऐसे इस तरीके से इसको पूरा यूं घुमाया जाता है और बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर घुमाया जाता है। तो जब अंदर जो यहाँ पर हमारे पास में मिश्रण भरा हुआ है, जब उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घुमाया जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, जिसके कारण जो भारी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, वो तो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके तो आप अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करके भी दो मिश्रणों को के संगठकों को पृथक कर सकते हैं। देखो कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण अब यहाँ पर हम कैसे कैसे पदार्थ को पृथक करेंगे, उनके घनत्व के आधार पर। पहले हमने क्या देखा था, उनका क्वथनांक के आधार पर कि एक का क्वथनांक कम होना चाहिए, दूसरे का ज्यादा होना चाहिए, तभी तो पहला वाला जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो दो संगठक है उनके घनत्व के अंतर के कारण क्या होगा, जो भारी कण होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर जब आपका पानी पानी ट्रांसपेरेंट जैसा लिक्विड बनेगा, आप उसको क्या करोगे, धीरे से आप अलग कंटेनर में खाली कर लोगे, अलग बर्तन में डाल लोगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा था, मिट्टी और पानी। अब बोलोगे मैम मिट्टी और पानी तो वैसे भी अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से मिट्टी और पानी को पृथक करोगे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब आप मिट्टी को ग्लास में भर करके रख देते हो तो कुछ समय लगता है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है उस मिट्टी को नीचे बैठने में, लेकिन यही प्रोसेस अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन से करोगे तो जो मिट्टी है जल्दी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी और ये वाली जो चीजें हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर काम आती है, जहां पर हम पानी को शुद्ध करके पीते हैं। तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी और नीचे जो है वो मिट्टी आ जाएगी और ऊपर पानी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इस पानी को हल्के से लेकर के दूसरे कंटेनर में खाली कर लेंगे और मिट्टी अलग हो जाएगी और हमारा पानी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूध में से मक्खन निकालने के लिए इस्तेमाल करा जाता है इस मेथड को, और मिट्टी के कणों को पानी से पृथक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि जब आप इसको घुमाओगे तो एक बल लगने के कारण इस मिश्रण के कणों पर एक बल लगता है, जिससे भारी पार्टिकल तो नीचे आ जाएंगे और हल्के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और फिर हम उन्हें पृथक कर लेंगे। दो अघुलनशील। अब दूसरा क्या है, पृथक्करण की डिस्टिलेशन मेथड। देखो ये तो नॉर्मली हमने किया हुआ भी है या फिर कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा। पृथक कीप के अंदर क्या होगा, आपके पास में दो मिश्रण है और दो मिश्रण ऐसे हैं जो आपस में घुलते नहीं है। जैसे पानी और तेल ले लो। अब आपको क्या करना, गलती से एक्सीडेंटली आपसे क्या हुआ, पानी और तेल जो है दोनों मिक्स हो गए हैं। तो जब पानी और तेल आपके मिक्स हुए हैं, तो जब आपके पानी और तेल मिक्स हो गए हैं तो आप उन्हें कैसे अलग करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। हम क्या करेंगे, एक कीप लेंगे, बिल्कुल इसका सबसे सिंपल वाला सेटअप बता रही हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, एक कीप लेनी है, फनल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ इस तरीके के शेप का होता है। यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, एक तरीके से यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ होता है। आप क्या करेंगे, पानी
और तेल का मिश्रण यहाँ भर देंगे। तेल का मिश्रण यहाँ भर देंगे हम। ठीक है, अब जब पानी और तेल का मिश्रण मैं यहाँ भर दूंगी तो आपको पता है कि जो तेल हल्का होने के कारण कहाँ आ जाएगा, तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा। तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा और जो पानी है वो नीचे नीचे हो जाएगा, नीचे भर जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी को यहाँ पर हम अलग कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर रखेंगे और बूंद बूंद करके यहाँ से हम पानी को इकट्ठा कर लेंगे। और जब हम देखेंगे कि जो पानी है बूंद बूंद करके कहाँ चलाता जाएगा, यहाँ तक जाता जाएगा, जिससे क्या होगा, बूंद बूंद करके जब पानी दूसरे कंटेनर में जाता जाएगा तो उससे जो तेल है धीरे धीरे तेल का लेवल क्या हो जाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे पानी यहाँ भरता गया, यहाँ से पानी आकर के यहाँ भरता गया, तो जाहिर सी बात है जब पानी खत्म हो रहा है, जब पानी नीचे सरकता जा रहा है तो तेल भी नीचे सरकेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका तेल यहाँ जमा होने लग जाएगा। और जब हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी जो है कंटेनर में आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इस नॉब को घुमा करके इस कुंडी को घुमा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे, जिससे हमारा तेल ऊपर रह जाएगा और पानी जो है अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पृथक्करण कीप की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, पृथक्करण कीप की मदद से भी आप मिश्रणों के संगठकों को अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो दो पदार्थ है एक दूसरे में घुले हुए नहीं होने चाहिए, अघुलनशील पदार्थ यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घुलनशील पदार्थ के अंदर ये वाली टेक्निक लगाओगे तो फेल हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, कि अघुलनशील पदार्थों को पृथक करके संगठकों को पृथक करने के लिए आप कौन सा मैथड यूज करोगे, तो आप डिस्टिलेशन मैथड का यूज करोगे, पृथक्करण कीप का आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाए, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। देखो ऊर्ध्वपातन के बारे में हम पहली चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा और ठंडा करने पर गैस से वापस ठोस में आ जाएगा। तो कुछ जैसे मान लो आपके पास में दो पदार्थ है और दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं और उसमें से एक पदार्थ ऐसा है जो ऊर्ध्वपातन करता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऊर्ध्वपातन विधि से आप उन दोनों को अलग कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है NaCl, साधारण नमक अगर आपस में मिक्स हो गए हैं तो आप उसे कैसे अलग करोगे, दोनों ही ठोस है, दोनों ही बहुत बारीक बारीक होते हैं, कैसे आप उसे इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, हाथ से तो पॉसिबल नहीं करना, ठीक है, इसके अंदर सेंट्रिफिकेशन भी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यहाँ पर वो तो वैसे भी दो लिक्विड्स के अंदर लग रहा है और कीप वाला मेथड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, पृथक्करण कीप वाला मेथड भी हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, ठोस है। लेकिन मुझे क्या पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक ऊर्ध्वपातन है, अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातन है। तो मतलब अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को गर्म करती हूँ तो वो सीधा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सेटअप करेंगे कुछ इस प्रकार का करेंगे कि मान लो ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर और नीचे से मैं कर रही हूँ उसे गर्म। और यहाँ क्या करूंगी मैं, ऊपर यहाँ पर एक कीप लगा दूंगी। कीप क्यों लगा रहे हैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर बर्तन है, बर्तन के अंदर मैंने क्या करा है, आपका अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक का मिश्रण लेकर के उसे गर्म किया है और ऊपर लगा दी है मैंने यहाँ पर एक कीप, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कीप है, यहाँ पर जो हमारे पास में कीप है, इसके माउथ को, इसके मुंह को हम किससे ब्लॉक कर देंगे, इसके मुंह को हम कॉटन से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी, ऊपर यहाँ पर मैं कॉटन लगा दूंगी। कॉटन क्यों लगा रही हूँ उसका भी रीजन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको पूरा वाष्पीकृत करना चाहती हूँ, नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे अलग से दोनों को रिकवर करना है। तो जब यहाँ पर मैं गर्म करूंगी तो क्या होगा,
आपको पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है आपका एक ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाता है ये। तो जब मैं यहाँ पर इस मिश्रण को गर्म करूंगी तो अमोनिया क्या करेगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित होगा। गैस में परिवर्तित होकर के वो ऊपर जाने लगेगा और ऊपर जाकर के जब वो इस फनल की इस कीप की ठंडी दीवारों से टकराएगा, कीप की ठंडी दीवारों से टकराएगा तो क्या होगा, वापस से वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका सारा अमोनियम क्लोराइड तो आपको यहाँ जमा हुआ मिलेगा और नीचे जो है आपका सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। तो इस प्रकार से दो ठोस जो आपस में मिक्स हो गए हैं, आप उनको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, आपको नाम पूछते हैं कि आपके पास में इस चीज का मिश्रण है तो आप इसको कौन सी विधि से अलग करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा यहाँ याद रखने हैं। एक है क्रोमोटोग्राफी। अगर मान लो किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों के पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमोटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसे तो बढ़ के समझ में नहीं आया। यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया आपकी बुक के अंदर कि आपके पास में एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर आप पेंसिल से एक मार्क करेंगे। इस पेपर के ऊपर मान लो पेंसिल से एक मार्क करना है, पेंसिल से मैंने मार्क कर लिया, पर्पल कलर से किया है, ठीक है। पेंसिल से यहाँ पर मैंने एक मार्क किया है। फिर इस मार्क के ऊपर क्या करेंगे हम, इस मार्क के ऊपर, जैसे यहाँ पर तो ब्लैक कलर चलेगा नहीं तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर बना रही हूँ। यहाँ पर हम एक डाई का एक स्पॉट बना लेंगे। यहाँ पर हम डाई का एक स्पॉट बना लेंगे। डाई का स्पॉट बना रहे हैं हम, ठीक है। जहां पर हमने पेंसिल लगाई है ना, जहां पर हमने पेंसिल लगाई है वहीं पर हम डाई का स्पॉट बना रहे हैं। जैसे मान लो आपने पेंसिल की लाइन यहाँ करी है ना, तो इसी के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, एक पेंसिल का स्पॉट बना रही हूँ। अब क्या करूंगी, इस पेपर को उठा करके सीधे सीधे कहाँ रख दूंगी, पानी के कंटेनर में रखूंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैं पानी का कंटेनर रखूंगी वो उसमें ये जो इंक का स्पॉट है वो पूरा डिप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे से यहाँ तक ही डिप होना चाहिए। डाई का स्पॉट हमारा इधर है और मैं पानी से कहाँ तक डिप कर रही हूँ, इस पेपर को। इस पेपर की जो हाइट है वो कहाँ तक रख रही हूँ कि जो आपका पानी का, जो आपका इंक का स्पॉट है, जो आपका इंक का स्पॉट है वो पानी में ना डूबे। ये पेंसिल वाली लाइन आपकी और ये आपका इंक का स्पॉट। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और जब पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर जो हमने डाई ली है ये कई रंगों का मिश्रण है। यहाँ पर जो हमने डाई ली है ये कई रंगों का मिश्रण है। अब इस कई रंगों के मिश्रण वाली डाई को हमने क्या करा है, एक पेपर पे उस डाई का स्पॉट बना करके उस पेपर को लटका दिया है पानी में। ऊपर से हमने रॉड लगा रखी है और सैलो टेप से इस पेपर को चिपका रखा है। लटका दिया पानी में। अब क्या होगा, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और जब पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो डाई में मौजूद विभिन्न रंग पानी में घुलने की कोशिश करेंगे। कुछ रंग ऐसे हो जाएंगे जो जल्दी से पानी में घुल जाएंगे और कुछ रंग ऐसे होंगे जो धीरे धीरे पानी में घुलेंगे। तो वो रंग जो जल्दी से पानी में घुल जाएंगे वो पानी के साथ में ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। जैसे मान लो इस डाई के अंदर काफी सारे रंग थे तो कुछ रंग पहले घुल गए, तो पहले घुलने के कारण क्या करेंगे, वो पानी के साथ में यहाँ तक ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे पानी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डाई के रंग भी घुल करके पानी के साथ में ऊपर तक जा रहे हैं। तो जो रंग जल्दी घुल जाएंगे वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे और मान लो कुछ रंग ऐसे हैं जो जल्दी नहीं घुले हैं तो वो आपको डाई में नीचे की तरफ दिखाई देंगे। अब यहाँ पर तो मैंने 3-4 कलर बनाया, पर इतने 3-4 कलर नहीं, सिर्फ विजुअलाइज देने के लिए मैंने आपको बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक मिश्रण जिसके अंदर अलग 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 रंगों के यौगिक है तो आप उसे भी इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। किसकी मदद से, क्रोमोटोग्राफी की मदद से। सबसे सिंपल, इसको पेपर क्रोमोटोग्राफी भी बोलते हैं, सबसे सिंपल टाइप की क्रोमोटोग्राफी है ये। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि जो हमारा डाई का स्पॉट था जब हमने उसको पानी में लटकाया, इस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो इंक का स्पॉट है ये पानी में डूबना नहीं चाहिए, इसके नीचे नीचे तक इसको पानी में भिगोना है। तो पानी जब ऊपर जाएगा तो कुछ रंग जल्दी घुलेंगे, कुछ रंग लेट घुलेंगे। जो रंग जल्दी घुल जाएंगे वो पानी के साथ जल्दी ऊपर चढ़ जाएंगे और आपको टॉप के ऊपर की तरफ आपको वो वाले रंग दिखाई देंगे जो जल्दी घुल गए थे। कुछ रंग देर से घुलने के कारण धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वो रंग नीचे दिखाई देंगे जो पानी में देर से घुले। तो इस प्रकार से आप रंगीन कई रंगों के यौगिकों को भी एक मिश्रण में से पृथक कर सकते हैं। या लिखा है ना,
पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं क्योंकि दोनों रंग, यहाँ पर 2 रंग दिए, मैंने यहाँ पे मल्टीपल बता दिया है आपको, ठीक है। क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। पानी किसी रंग को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, किसी रंग को लेट से एब्जॉर्ब करता है। ऊर्ध्वपातन विधि, दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ उत्पादित होता है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। आसवन विधि, दो संगठकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरों से कम होता है, तो इस विधि में दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आसवन विधि है इसे हम डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? डिस्टिलेशन मेथड। देखो, अब आपके पास में दो ऐसे पदार्थ हैं, दो ऐसे लिक्विड है। सबसे पहले तो ये किसमें यूज होती है? दो द्रव अवस्थाओं वाले में इस्तेमाल होगी कि आपके पास में दो संगठक है, दोनों ही कैसे हैं? दोनों द्रव अवस्था में है, दोनों द्रव है और दोनों एक दूसरे में घुलनशील है। दोनों एक दूसरे में क्या कर जाते हैं? घुल जाते हैं, घुलनशील है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो जब दो चीजें एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल दो लिक्विड है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे? जैसे पानी और रूह अफ़ज़ा दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो कैसे आप पानी को रूह अफ़ज़ा में से अलग करोगे? बोले मैम ये तो क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसा होता है, जैसे पेट्रोल होता है ना, आपका जो पेट्रोलियम निकलता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग संगठक होते हैं और सब सब बिल्कुल घुले हुए होते हैं। तो वहां पर हमें उन्हें पृथक करने के लिए इस प्रकार के आसवन विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। आसवन विधि भी दो तरीके की होती है, एक तो ऐसे जिसके अंदर सिर्फ दो घुलनशील पदार्थ हो, और एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे घुलनशील पदार्थ हो। तो उसको और ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको दो संगठकों के लिए ही दिया गया है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा समझने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में दो घुलनशील पदार्थ, और वो दो घुलनशील पदार्थ कौन से हैं? एक तो पानी है और दूसरा है अल्कोहल, जिसे सामान्य भाषा में हम शराब भी बोलते हैं। तो हमने इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के नाम से साइंस में, केमिस्ट्री में ज्यादा ये जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे पास में पानी है। पानी का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, और इथाइल ऑयल का जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने क्या करा है? इन दोनों को मिला दिया है। अब मैं इनको अलग करना चाहती हूँ, तो कैसे करूंगी? मैं लूंगी यहाँ पर एक बीकर। यहाँ का सेटअप कुछ अजब तरीके का लगेगा आपको, लेकिन इस तरीके का ही सेटअप हमारे पास में यहाँ पर अरेंज हमें करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सा सेटअप होता है। यहाँ पर ऊपर हम कॉर्क लगा देंगे और नीचे हमारे पास में बर्नर है ही एज यूजुअल। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? इसके अंदर हमने पानी और अल्कोहल के मिश्रण को डाल रखा है। नीचे से लगा देंगे हम आग। ठीक है, यहाँ पर मैंने बर्नर चालू कर दिया है। बर्नर चालू करते ही क्या होगा? बर्नर चालू करते ही दोनों लिक्विड गर्म होंगे। गर्म होंगे, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, 100 से 1 से 100 तक की गिनती में 78 पहले आता है कि 100 पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है, 78 पहले आता है। तो पहले जो तापमान है वो कितना होगा? 78 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाएगा। और मैं क्या करूंगी? इस तापमान को 78 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रखूंगी। उससे क्या होगा? जैसे ही इस सॉलिड का, सॉरी, इस मिश्रण का जो तापमान है वो 78 डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे ही अल्कोहल जो है वो यहाँ से वाष्पीकरित होने लगेगा। अल्कोहल जो है यहाँ से वाष्पीकरित होने लगेगा। जब अल्कोहल वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर के ऊपर जाने लगेगा, तो यहाँ पर मैं उसे क्या कर दूंगी? यहाँ पर मैं उसे ठंडक वाला एनवायरमेंट प्रोवाइड करूंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अल्कोहल की वाष्पित बूंदे हैं, या फिर जो अल्कोहल है उसको जो गैसीय अवस्था में है, उसे यहाँ पर ठंडा माहौल देकर के क्या करूंगी? मैं उसे वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दूंगी। और जो फिर मेरा ठंडा होकर के द्रव अवस्था में जो अल्कोहल होगा वो यहाँ से निकल करके, इस कीप से निकल करके यहाँ पर जाने लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा वापस वो। और जब वो यहाँ से जाने लगेगा तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर एक अलग से बर्तन लूंगी और उस बर्तन में यहाँ पर मैं अल्कोहल को जमा कर लूंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरा पानी रह जाएगा। क्यों पानी क्यों नहीं वाष्पीकृत होगा? क्योंकि पानी तो वैसे भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू होता है। यहाँ पर हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आव्सन विधि के द्वारा भी आप दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। पेट्रोल के अंदर अलग अलग उसके संगठकों को निकालने के लिए, जैसे उसके अंदर से एलपीजी निकालना है, डीजल निकालना है, वेसलीन निकालना है, पेट्रोलियम जेली निकालना है, तो
पेट्रोलियम में से अलग अलग संगठकों को इस्तेमाल करने के लिए भी आपका आव्सन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और कौन सा उदाहरण हो गया आपका, पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आप आव्सन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपके पास में है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का जो उपयोग है, हम क्या कर सकते हैं, एक अशुद्ध सैंपल आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में एक अशुद्ध पदार्थ है, उसमें से आपको प्योर पदार्थ निकालना है। जैसे मान लो आपके पास में इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, या फिर इम्प्योर कॉपर सल्फेट है आपके पास में। आपके पास क्या है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर सल्फेट तो, लेकिन उसके अंदर कुछ अशुद्धियां आ गई है, जिसमें से आपको क्या करना है, प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो अशुद्ध, अशुद्ध मतलब इम्प्योर यहां पर है ना, अशुद्ध कॉपर सल्फेट का हमारे पास में जो मिश्रण है, उसको हम क्या करेंगे, पानी की न्यूनतम मात्रा में घोलेंगे। पानी में घोलेंगे, लेकिन क्या करना है, मिनिमम अमाउंट रखनी है। पानी में घोल देंगे हम इसे, लेकिन अमाउंट कैसा रखना है आपको, मिनिमम। मिनिमम पानी के अंदर हम इसे घोल देंगे, कम से कम पानी इस्तेमाल करना है। घोलने पर जो कुछ अशुद्धियां हैं वो तो ऊपर की ओर आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत जो अशुद्धियां ऊपर की ओर आ जाएगी उसे तो हम अलग से छान लेंगे, ठीक है। आ जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो छोड़ देंगे। वैसे अगर कुछ अशुद्धियां ऊपर आ जाती तो हम उसे छान लेंगे। अब हमारे पास में जो बचावा इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको क्या करेंगे, हम गर्म करने लगेंगे। यहाँ पर आपके पास में चाइना डिश है, कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैं उसको लाइट ब्लू कलर का यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर ये पानी में घुला हुआ था, पहले तो किस में घुला हुआ था, पानी में घुला हुआ था। और नीचे क्या है, यहाँ पर बर्नर है, बर्नर है, ठीक है। बर्नर से हमने यहाँ पर बर्नर को ऑन कर दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट जिसके अंदर जो पानी में घुला हुआ है, ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और गर्म हो करके क्या होगा, देखो, कभी आपने चाशनी बनाई है, कभी आपने चाशनी बनाई है? तो जब हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बर्तन लेते हैं, पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी को घोल देते हैं। बहुत ज्यादा चीनी को घोलते जाते हैं और तापमान बढ़ाते जाते हैं, जिससे क्या चीनी बिल्कुल घुलती जाती है। तो वहां पर हमें चाशनी बनाने की विधि पे ध्यान नहीं देना, हमें देखना है कि वो सॉलिड हो जाती है, जाड़ी होने लगती है ना, थोड़ी इसे जमने लगती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे जमने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। अब ये गाढ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता आपको कैसे लगेगा, आपको बार बार इसमें आयरन रॉड डिप करके देखनी है, लोहे की छड़ आप इसमें डिप करके देखोगे बार बार। जब लोहे की छड़ पर ये कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे कण चिपकने लगे, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो जाड़ा होने लगा है, वो किसमें, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगा है। अब जब ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद फिल्टर पेपर पे रख देना आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ा बहुत पानी अभी भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रख देंगे फिल्टर पेपर पे। ये आपका कंटेनर है, यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर रखा है और फिल्टर पेपर के ऊपर हमने सॉल्यूशन को डाल दिया है, ठीक है। फिल्टर पेपर के ऊपर इस सॉल्यूशन को डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, पानी तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और ऊपर जो है आपको कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल प्योर होगा। प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग विधियों को लगा करके दो प्रकार के मिश्रणों को अलग कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका और ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अब आपके चैप्टर जो है उसके लास्ट में आपको दो टॉपिक और दे रखे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन उस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसमें आपके पदार्थ में या फिर आपके पास में जो सब्सटेंस है उसके पास में कोई नई प्रॉपर्टी नहीं आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लकड़ी है, उस लकड़ी को अगर मैं काट देती हूँ, तो क्या कटी हुई लकड़ी, पुरानी लकड़ी, पुरानी बड़ी लकड़ी से मैंने एक छोटी लकड़ी काट ली है, तो क्या उस बड़ी लकड़ी और उस छोटी लकड़ी के अंदर कुछ नए परिवर्तन होंगे? ऐसा होगा कि नई लकड़ी के पास में अपने कुछ नए गुण हैं। यहाँ पर मैं आकार की बात नहीं कर रही हूँ, शेप की बात नहीं कर रही हूँ कि शेप या फिर आकार में बड़ी से छोटी हो गई, ये परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों की नहीं, मैं रासायनिक गुणों की बात कर रही हूँ। क्या नई लकड़ी और पुरानी लकड़ी के अंदर कुछ नए गुणधर्म मौजूद हो जाएंगे, उनके अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे जो उन लकड़ियों को आपस में एक दूसरे से अलग करती हो। तो ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ की अवस्थाओं में तो बदलाव आता है, लेकिन रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वह परिवर्तन आपके क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं।
लकड़ी का कटना, कागज, कागज का फटना। अगर मान लो आपके पास में कागज है, आपने उसको फाड़ करके दो टुकड़े कर दिए, तो क्या फटा हुआ कागज के, जब दो आपके कागज जो है फट करके दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या उस कागज के कुछ नए रासायनिक गुणधर्म बन गए? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कोई रासायनिक नए गुणधर्म नहीं बनेंगे, तो वो आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें जो नया उत्पाद आपका बनता है उसकी नई रासायनिक प्रकृतियां होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उससे आपको बहुत रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों ही क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास में आटा है, ठीक है, ये आपका क्या है? गुथा हुआ आटा है। इस आटे को क्या कर लिया हमने? गूंथ लिया है। तो ये हमारे पास में गुथा हुआ आटा है। इस गुथे हुए आटे से मैंने क्या करा है? उस गुथे हुए आटे से मैंने रोटी को बेला है, सिर्फ बेला है, अभी तक सेकी नहीं है, ठीक है। रोटी को अगर मैंने बेल लिया है, तो इस बेली हुई रोटी, इस बेली हुई रोटी और ये जो मेरा गुथा हुआ आटा है, क्या इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन है? मैंने तो क्या करा? सिर्फ बल लगा करके इसको गोल कर दिया है, और तो कुछ परिवर्तन नहीं करा मैंने। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? यह आपका उदाहरण हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, क्योंकि यहाँ पर जो बेली हुई रोटी और गुथा हुआ आटा है उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इस रोटी को मैं आगे जाकर के तवे पर सेक लूंगी, जब मैं इस रोटी को सेक लूंगी, तो ये क्या है? मेरी सीकी हुई रोटी है, सीकी हुई रोटी है। तो जब मैंने इस रोटी को सेक लिया है आग पर, तो क्या होगा? इस सीकी हुई रोटी के जो रासायनिक गुणधर्म है वो बेली हुई रोटी से अलग होंगे, जिसकी वजह से इनकी रासायनिक रासायनिक गुणधर्म इनके बदल जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब रोटी को सेक दिया गया तो सिकी हुई रोटी के कुछ अलग ही गुणधर्म थे जो इस गुथे हुए आटे से बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में एक नए तरीके का पदार्थ मिला है जिसके गुणधर्म पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थे, जिसकी वजह से कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको वापस अंडन किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी की बर्फ जमा लो आप, पानी के कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, उसका जो गुण है पानी का पानी ही रहा, लेकिन बस पानी जो था वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया है। अब उस ठोस अवस्था से हम पानी को वापस द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग मोस्ट ऑफ जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं वो आपके रिवर्सिबल हो सकते हैं, मतलब उनको वापस बदला जा सकता है, उनकी अवस्थाओं में पुराना वापस उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरे जो ये आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। आप एक बार अगर यहाँ पर सीकी हुई रोटी अगर आपके पास में मिल गई तो क्या आप इसको वापस गुथे हुए आटे में परिवर्तित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एक गुणधर्म है कि अपरिवर्तनीय होते हैं। लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि और किस तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।